हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है 20 मिनट सीरीज। कोशिश होगा कि जो भी नीट के मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उसको 20 मिनट्स में बच्चों को करा दिया जाए, ताकि बच्चों का टाइम भी वेस्ट ना हो और इस सीरीज का बच्चों को भरपूर फायदा मिले। तो ठीक है बच्चों, लोग अब शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है रिलेटिव मोशन में, जिससे दो क्वेश्चन हमेशा, मतलब दो टॉपिक जिसपे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, वो है रेन मैन और रिवर बोट। देखो, रेन मैन के बारे में सिंपल सी बात करेंगे। बारिश ऐसे आ रही है, तो बारिश अगर ऐसे आ रही है बेटा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है। और एक लड़का ऐसे दौड़ रहा है, मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टल, सिंपल। तो बारिश वर्टिकल हो रही है अपना, और बच्चा दौड़ रहा है। देयर आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दो अलग अलग घटनाएं हैं। बारिश हॉरिजॉन्टल किसको दिखेगी? सवाल ये है कि बारिश हॉरिजॉन्टल किसको दिखेगी? तो बारिश वर्टिकल किसको दिखेगी? तो बताओ बेटा, बारिश वर्टिकली हो रही है, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि बारिश वर्टिकली हो ही रही है ना, मतलब वर्टिकली बारिश दिखेगी हमेशा जो बंदा ग्राउंड पर होगा और रेस्ट में होगा। क्योंकि याद रखिएगा, जो भी रियलिटी होती है ना, मतलब जो रियल घटना होती है, वो हमेशा ग्राउंड से दिखेगी और रेस्ट में। या तो रेस्ट बोल दो, या फिर आप रेस्ट ही बोल दो, ठीक है। मतलब मैं अगर रेस्ट में खड़ा होकर के और किसी मोशन को देख रहा हूं तो मुझे रियलिटी दिखेगा। तो मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो बारिश वर्टिकली हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रेन, VR, and this is called velocity of man, which is VM। अब होने क्या लगा बच्चों कि ये बंदा दौड़ना शुरू कर देता है। अब एक बार बताओ, अगर ये दौड़ना शुरू कर देगा तो इसको छाता पकड़ना है बारिश में। तो मैंने एक चीज पढ़ाया था कि जब भी कोई मूविंग ऑब्जर्वर, ध्यान सुनिएगा, जब भी कोई मूविंग ऑब्जर्वर किसी चीज को देखता है तो उसको रिलेटिव बोलते हैं। जैसे आप मान लो ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन में बैठकर आप बाहर किसी गाड़ी को देख रहे हो, तो आप भी मूविंग हो, बाहर वाली चीज भी मूविंग है, तो वहां पर जो फैक्ट होगा उसको हम बोलेंगे रिलेटिव। तो रिलेटिव में क्या होता है ना बेटा, एक चीज याद कर लेगा तो बहुत आसान काम हो जाएगा। बताऊं क्या होता है? देखो, ऐसे पढ़ते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन, ग्राउंड से जो देखेगा उसको तो बहुत सिंपल है भाई साहब, कि ग्राउंड से अगर आप खड़े होकर देख रहे हो तो बारिश सीधी हो रही है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आप उसको दौड़ते हुए देख रहे हो तो वहां रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, बिकॉज यू आर मूविंग। तो उस केस में आपको निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ रेन फ्रॉम द फ्रेम ऑफ मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर मैन। मेरे लिए, अब मैं दौड़ भी रहा हूं, मैं बारिश को देख रहा हूं, तो मेरे लिए अब वो बारिश की वेलोसिटी क्या है? तो यहां रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये सब लोग जानते होंगे। और यहां पे बाय डिफॉल्ट बेटा ये ग्राउंड से होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ ग्राउंड। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये यूज करना है फॉर्मूला, तो हमेशा आपको किसका ध्यान रखना है? साइन कन्वेंशन का, ठीक है। किसका ध्यान रखना है बच्चों? साइन का। साइन का मतलब समझते हो आप? अगर कोई चीज इधर प्लस है तो इधर माइनस लेना पड़ेगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात बोलूंगा कि सर ये फॉर्मूला आप समझ गए, और एक बार बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये होगा रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ ग्राउंड की वैल्यू का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ ग्राउंड की वैल्यू का स्क्वायर। और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि भैया ये थीटा कैसे निकलेगा, तो मैं इसको भी थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। देखो सुनो यार, एक बात बताओ, बारिश ऐसे हो रही थी और जो मैन था वो इधर की तरफ दौड़ रहा था। वेक्टर से दिखाता हूं, इधर था मैन। अब बेटा मैन, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर मैन, और चूंकि मैन मूविंग है तो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन का मतलब आपको एक वेक्टर लेना है वेलोसिटी ऑफ रेन और दूसरा वेक्टर लेना है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अगर आप माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन लोगे तो ये रहा आपका एक वेक्टर, ये रहा आपका दूसरा वेक्टर, और आपको इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है जो कि इस तरफ आएगा। आपको पता है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर मैन। तो जो बारिश बेटा सीधी हो रही थी ना, वो जब ये बंदा दौड़ना शुरू करेगा ना, तो इसको बारिश ऐसे आती हुई दिखेगी। यही मैंने पिछले पिक्चर में बनाया था, आप देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो रिजल्टेंट हमें वेलोसिटी ऑफ रेन और माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन का चाहिए। तो ये दौड़ इधर रहा था तो माइनस उधर होगा, तो रिजल्टेंट इधर आएगा, और इसी को हम रिलेटिव बोलेंगे। क्योंकि रिलेटिव में खाली फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस का मतलब हमें वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं लेना, हमें माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन लेना है। अच्छा ठीक है, तो ये बारिश इसको ऐसे आती दिख रही है, ठीक है भैया। इस बारिश के आने की रफ्तार क्या होगी? रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर
प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर। और मान लो यार कभी आपसे पूछ दे कि बारिश कितने एंगल थीटा पा रही है, थीटा बताओ आप, तो दिस इज बेसिक ज्योमेट्री, कुछ नहीं करना आपको, इसको जोड़ देना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आप बताओ बेटा, ये वेलोसिटी ऑफ मैन था तो ये भी लेंथ जो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन ही हो गया, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन का वेक्टर है। तो अगर आपसे पूछूं कि ये tan थीटा क्या होगा, तो आप बहुत आराम से बोल सकते हो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन की वैल्यू, वेक्टर नहीं वैल्यू लिखना है क्योंकि एंगल निकाल रहे हैं, अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर है आपको बॉस? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस बात को आपने हजम कर लिया। क्या क्या सर, एक बार रिपीट कर लेते हैं। बारिश हो रही थी ऐसे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, मैन दौड़ रहा था ऐसे, ये दो घटनाएं इंडिपेंडेंट है। बारिश रियली ऐसे हो रही है, बंदा ऐसे दौड़ रहा है। लेकिन अगर यही बंदा इस बारिश को दिखेगा तो क्या होगा? तो मैंने बोला अगर आप दौड़ रहे हो, आप मूव करो, और दौड़ते दौड़ते आपने किसी चीज को देखा, तो वहां रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये बंदा अगर दौड़ते दौड़ते बारिश को देखेगा तो वी विल हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, या वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर मैन, जिसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद ग्राउंड। मतलब इसको बारिश कैसे दिखेगी? तो वी हैव, हमें दो वेक्टर चाहिए, एक वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये इधर दौड़ रहा था, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, लेकिन हमें चाहिए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो इसको बारिश ऐसे आती दिखेगी, तो ये छाता भी ऐसे ही पकड़ेगा। क्लियर है सर? वेरी सिंपल। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये एंगल कितना है, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते ही आपके सामने जवाब है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, जो कि मैंने यहां पर लिख भी रखा है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इस सवाल को करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो क्या है, समझो। मैंने क्या बोला? एक तरीका तो है फॉर्मूले से कर लो आप, एक तरीका यह होता है बेटा कि जब भी आप रिलेटिव के सवालों को सॉल्व करते हो ना, तो आप जिसके फ्रेम से बैठ के चीजों को देखते हो, आप उसको रेस्ट में ले आ दो। क्योंकि होता क्या है, देखो, अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हो तो आप मूव कर रहे हो, लेकिन अगर तुम अपनी भाषा में सोचते हो तो क्या बोलते हो कि भैया मैं तो बैठा हूं और बाहर वाली चीजें चल रही हैं। तो ये होता है रिलेटिव में कि हमेशा जिस फ्रेम से आपको देखना है, जैसे यहां पे बारिश को कौन देखेगा? मैं देखूंगा भाई, मैं दौड़ रहा हूं तो मुझे ही तो मतलब है ना भाई, छाता कैसे पकड़ूं? तो मेरे फ्रेम में आप घुस जाओ, और जिस फ्रेम में घुसोगे बेटा उसको आपको रेस्ट में लाना है। तो रेस्ट में लाने का तरीका क्या है कि अगर ये बंदा इधर जा रहा था, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इसको रेस्ट में लाने के लिए एक सेम वेक्टर इधर कर दिया जाए तो ये कट जाएगा। लेकिन चूंकि सिचुएशन बैलेंस करना है, तो जो आपने काम यहां किया है वही काम आपको यहां भी करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, ये बंदा दौड़ रहा था, ये बंदा दौड़ रहा था, और ये बारिश थी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। अब मैंने क्या बोला बताइए? मैन को बारिश को देखना है, तो चूंकि ये दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते ये बारिश को देखेगा, तो ये हमेशा खुद को किस में मान लेता है? रेस्ट में। तो रेस्ट में इसको लाने का तरीका है कि आप यहां एक वेक्टर लगा दो, वेलोसिटी ऑफ मैन। अब इस वेक्टर से क्या होगा बताओ? सर ये रेस्ट में आ जाएगा। लेकिन आपने यहां जो काम किया, आपको वही काम यहां भी करना पड़ेगा ताकि सिचुएशन बैलेंस रहे। जैसे मैथ्स में पढ़ते थे ना हम लोग, क्या पढ़ते थे मैथ्स में, याद है कि इसमें 2 जोड़ो तो उधर भी जोड़ते थे। तो आपने इसको रेस्ट में लाया, जबकि रेस्ट में है नहीं, लेकिन ये खुद को रेस्ट में मान रहा है। तो ये रेस्ट में कब आएगा जबरदस्ती? जब हम इस पे एक वेक्टर इधर लगा देंगे। तो वही काम यहां भी कर दो। तो हम ये बोलेंगे यार, ये अगर खुद को रेस्ट में मानेगा तो इसको यहां पे 2 वेक्टर दिखेंगे, और इसको इनका रिजल्टेंट ये दिखेगा, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर मैन। और चूंकि बारिश इसको ऐसे आती दिखेगी, तो ये अपना छाता भी ऐसे ही पकड़ेगा, एंड दिस इज द एंगल थीटा। सब कुछ बिल्कुल सेम हुआ, बस यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, लिखा है मैंने, पढ़िए, मेक द मैन एट रेस्ट। मैन को हमेशा आपको रेस्ट पे लाना है, एंड वॉच फ्रॉम द फ्रेम ऑफ मैन, उस इंसान के फ्रेम में जाकर के देखना है, बिकॉज वी नीड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है सबको मैंने क्या बोला? बताओ मैंने क्या बोला, रिपीट करो। सर इंसान दौड़ रहा है, ठीक है, एक तरीका क्या है बताओ? अगर दौड़ते दौड़ते आप बारिश को देखोगे तो आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन लिखोगे या वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर मैन लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर मैन लिखोगे। मैं रिपीट कर देता हूं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर मैन निकालने का एक बहुत सिंपल तरीका है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद ग्राउंड लिख लो, एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद ग्राउंड लिख लो। वेक्टर फॉर्म है तो साइन का ध्यान रख लेना। और कोई आपसे अगर यह पूछ ले कि भैया इसका डायरेक्शन समझाओ, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद ग्राउंड ये है, हमें वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं, हमें माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन चाहिए। तो अगर मैन इधर दौड़ रहा है तो ये माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन है, और हमें इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, तो बारिश आपको ऐसे आती दिखेगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर मैन। अगर कोई आपसे पूछता है कि वर्टिकल से बारिश कितने एंगल पे आ रही है, तो सिंपल आपको इसको जोड़ना है,
एंड tan थीटा विल बी इक्वल टू, आप देख सकते हो बेटा tan थीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन। मॉड की बात करते हैं क्योंकि एंगल की। लेकिन दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, दूसरा अप्रोच यह है कि जो मैन है, जैसे मान लो मैं आपको एक बात बोलूं, बारिश हो रही थी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और मैन दौड़ रहा था 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बताओ कि ये बारिश, कोई बंदा अगर खड़ा होकर देखे उसको बारिश वर्टिकल दिखेगी, लेकिन अगर ये मैन इसको देखे तो क्या दिखेगा, तो फर्स्ट स्टेप, मेक द मैन एट रेस्ट, रेस्ट में ले आओ। क्यों सर, क्योंकि ये अपने नजरिए से चीजों को देख रहा है और इंसान की फितरत वो जिस फ्रेम में बैठता है उसको वो किस में मान लेता है, रेस्ट में। लेकिन आपने यहां इसको रेस्ट में लाने के लिए 2 लगाया है, तो यही काम आपको यहां भी करना पड़ेगा ताकि सिचुएशन बैलेंस्ड रहे। अब ये बंदे को बताओ सर, ये खुद को रेस्ट में अगर मानता है तो इसको यहां पे 2 वेक्टर्स दिखेंगे और इसको ये दिखेगा इसका रिजल्टेंट। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन फॉर मैन। और अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बेटा ये एंगल थीटा कितना होगा, तो मेरे ख्याल से आप tan थीटा भी बहुत प्यार से निकाल सकते हो। tan थीटा इज इक्वल्स टू, दिस इज 2 एंड दिस इज 5। देखो आप ध्यान से, ये 2 है ना और ये 5 है, तो tan थीटा विल बी 2/5। क्वेश्चन सॉल्व। आया समझ में सर? अप्रोच यही है रेन मैन का। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है सर। A man is walking on a horizontal road with a speed of 4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना बेटा, एक रोड है, उस पर एक मैन है, ठीक है सर, ध्यान समझना मेरी बात को। एक मैन ऐसे जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड। द रेन अपीयर्स टू हिम फॉलिंग वर्टिकली। देखो यहां क्या लिखा है, रेन इज नॉट फॉलिंग वर्टिकली, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। मतलब बच्चों सावधान हो जाओ, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई बात नहीं। ही इंक्रीजेस हिज स्पीड, वो अपनी रफ्तार को बढ़ाता है, एंड रेन अपीयर्स टू मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, जब वो 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ता है तो उसको बारिश वर्टिकल दिख रही, सॉरी, जब वो 4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ता है, यहां मैंने गलत लिख दिया, जब वेलोसिटी ऑफ मैन 4 मीटर पर सेकेंड है तब उसको बारिश वर्टिकल दिखती है, और जब उस वेलोसिटी ऑफ मैन 8 मीटर पर सेकेंड हुआ तब उसको बारिश वर्टिकल से 30 डिग्री पे आती हुई दिखती है। क्लियर है सर? ये सिचुएशन है। तो पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ ग्राउंड। मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूं, सुनना बेटा। जब भी ऐसा सवाल आए कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ ग्राउंड बताओ, मेरी बात ध्यान सुनना, रेन की वेलोसिटी हमें नहीं मालूम। और कई बच्चे जल्दीबाजी में ये गलती मत कर देना बेटा, कई बच्चे जल्दीबाजी में ये गलती मत कर देना, बताता हूं कौन सी गलती। कि कई बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि रेन की वेलोसिटी को ही समझ लेंगे कुछ भी। अरे यहां लिखा है मैन इज मूविंग, और जब भी हम चलते हुए कोई चीज को देखते हैं तो रियलिटी नहीं दिखती है, हमें क्या दिखता है बताइए, रिलेटिव दिखता है। अब मैं करता हूं, सुनो, मान लेता हूं बच्चों कि बारिश की 2 कंपोनेंट थे, ये वाला कंपोनेंट ए था और ये वाला कंपोनेंट बी था, मान लूं सर, ठीक है। बारिश की वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट थे, रियलिटी की बात कर रहा हूं, एक कंपोनेंट ए था और एक कंपोनेंट बी था। जब वो बंदा 4 से चलता है तब वो कहता है कि भैया मुझे बारिश का केवल वर्टिकल कंपोनेंट दिख रहा है। समझ के देखो, तो एक काम करते हैं सर, जब वो 4 से चल रहा था तो सर ने क्या सिखाया था, मेरे स्टेप को रिकॉल करो कि जब भी वो बंदा कोई चीज देखेगा तो इसको रेस्ट में लाओ। तो जब ये 4 से चल रहा था तो पहले इसको रेस्ट में ले आओ, यहां आपने 4 लगाया तो यहां भी 4 लगा दो। अब बोलो, अब ये बंदा कह रहा है, क्योंकि ये खुद को रेस्ट में मान के बात कर रहा होगा, कि मुझे बारिश वर्टिकल दिख रही है। बताओ बेटा, बारिश केवल वर्टिकल दिख रही है, इसका मतलब कि ये कंपोनेंट इससे कैंसिल हो रहा होगा। मतलब बाई कॉमन सेंस डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि यार ए जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड रहा होगा। अरे बेटा, जब ये 4 से चल रहा है तो इसको बारिश वर्टिकल दिख रही है, तो हमने क्या बोला था कि जब भी कोई मैन मूव करे उसको पहले रेस्ट में ले आओ। तो रेस्ट में ले आने के लिए इधर 4 था, इधर 4 लगाया, तो यहां 4 लगाया। अब ये कह रहा है कि भैया मुझे लग रहा है मैं रेस्ट में हूं लेकिन बारिश मुझे वर्टिकल दिख रही है। तो बारिश वर्टिकल तभी दिखेगी बच्चों जब ये कंपोनेंट इससे कैंसिल हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट यार। अब हम आते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे, ठीक है। अब ये बंदा क्या कह रहा है सुनो, तो मैं सर अब इसको फिर आता हूं ओरिजिनल सवाल पे आओ। अब ये बंदा क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान सुनना, मजा आने वाला है सर। इसको तो मैं 4 लिख देता हूं सर, अब इसमें क्या ही सोचना है, अब तो इसको मैं 4 ही लिख देता हूं ना। हाँ सर, चलो ये 4 हो गया। अब ये कह रहा है कि सर जब मैं 8 से दौड़ता हूं, ओहो, जब ये बंदा भाई साहब जब ये 8 से दौड़ना शुरू करते हैं तब इनको बारिश 30 पे दिखती है। तो ये 8 से दौड़ते हैं तो मैं कहूंगा फिर इनको पहले रेस्ट पे लाइए।
रेस्ट पे कैसे लाएंगे सर, ये 8 लगा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां 8 है तो यहां भी 8 लगा दो, ओके। और ये अब क्या कह रहा है बताओ, ये तो खुद को रेस्ट में मान रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि बारिश मुझे ऐसे आती हुई दिख रही है 30 डिग्री पे। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर बारिश ऐसे आती दिख रही है तो 8 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 8 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो नेट वेलोसिटी इसको क्या दिखेगा, इसको इधर नेट 4 दिख रहा होगा, 8 माइनस 4, नीचे इसको b दिख रहा, ये तो b ही है ही, और ये आपकी बारिश है कितने डिग्री पे इसको दिख रही है 30। क्या बच्चों आप लोग इसको जोड़ के इसको भी 4 बोल सकते हो? यस सर। और आप बहुत आराम से लिख सकते हो tan 30 इज इक्वल टू 4 बाई बी। tan 30 इज 1 बाई रूट 3। आप ध्यान से देखो b की वैल्यू आ गई 4 रूट 3, तो b भी निकल गया बच्चों, a भी निकल गया। तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो रियल वाली थी वो क्या थी बताइए, उधर आपने था तो 4 आई, और बारिश का ये कंपोनेंट नीचे था तो -4 रूट 3 जे कैप। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपसे कोई वेलोसिटी ऑफ रेन की वैल्यू पूछे तो वैल्यू का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x की वैल्यू का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू का स्क्वायर, और आप उम्मीद से इसको भी सॉल्व कर लोगे। तो आपने समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, कि जो आपको समझना क्लियर है बच्चों मेरी बात क्या है? ठीक है बच्चे, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को कि क्या माजरा चलता है। कि एक तो आप फॉर्मूले से करो, बहुत लेंदी जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हर सिचुएशन में अगर वो बंदा चल रहा है और चलता हुआ बंदा किसी घटना को देख रहा है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव। और उस केस में आप पहले उस बंदे को रेस्ट में लाओ। रेस्ट में लाने के बाद मैंने बताया, मैं देखता हूं शायद मैंने एक सवाल और लिया है अभी। अ मैन स्टैंडिंग ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस। अच्छा एक बात बताना, जब ये बंदा खड़ा है, यहां पे लिखा है स्टैंडिंग, कहां लिखा है, ये रहा। यार एक बात बताओ, ये स्टैंडिंग वर्ड का मतलब क्या है? वो चल नहीं रहा बच्चों, वो खड़ा है। और अगर वो खड़ा है तो उसको ये रिलेटिव नहीं, उसको रियलिटी दिखेगी। क्योंकि मैंने बताया था अगर आप खड़े होकर के किसी घटना को देखोगे तो भाई जो हो रहा है वही दिखेगा ना। जैसे आप ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन आगे जाती है तो आपको लगता है बाहर के जो खंभे पेड़ है वो सब पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आप चलती हुई चीज से उसको देख रहे हो, इसलिए आपको रिलेटिव दिख रहा है। लेकिन अगर आप ट्रेन से उतर जाओ और पटरी पे खड़े होकर पेड़ को देखो तो आपको पेड़ पीछे आती थोड़ी दिखेगी, वो तो आपको रुकी हुई दिखेगी। समझ गया मेरी बात को? अच्छा, तो अब मैन स्टैंडिंग, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, खड़ा है वो, ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा सर, तो बारिश 20 से हो रही है और उसको 30 डिग्री विद वर्टिकल पे दिख रही है। चलो एक बात बता, मान लो बारिश उसको ऐसे दिख रही है और वो रेस्ट में, मतलब रियलिटी में बारिश 20 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं कि यार इसका मतलब बारिश का ये कंपोनेंट जो है और ये कंपोनेंट हमें पता चल सकता है। बोलो बच्चों, ये कंपोनेंट बारिश का 20 cos 30 रहा होगा और ये कंपोनेंट बारिश का 20 sin 30 रहा होगा। sin 30 हाफ होता है बेटा, मतलब बारिश का ये कंपोनेंट 10 रहा होगा और बारिश का ये कंपोनेंट 10 रूट 3 रहा होगा। और चूंकि वो बंदा रेस्ट में खड़ा है तब भी उसको यही दिख रहा है, मतलब दिस इज रियलिटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर जी बारिश की रियलिटी कहानी यही है कि बारिश का एक कंपोनेंट 10 है और बारिश का एक कंपोनेंट 10 रूट 3 है। अब कहता है वो बंदा कितनी स्पीड से चले। अब देखो बच्चों, चलना शुरू करेगा वो, तो बंदा कितनी स्पीड से चले ताकि उसको बारिश वर्टिकल दिखे। ओके यार एक बात बताओ, अगर सपोज करो ये बंदा यहां पे चल रहा है x की स्पीड से, तो चूंकि उसको चलते चलते बारिश वर्टिकल देखना है, तो क्या बताया था नवीन सर ने कि पहले इसको रेस्ट में लाओ। रेस्ट में लाने के लिए क्या करोगे आप, इधर भी x लगाओगे। अब ये बंदा खुद को रेस्ट में मानेगा, जो काम आपने यहां किया वही आप यहां भी करोगे। आप मुझे इतना बताओ, अगर ये बंदा रेस्ट में होगा तो इसको यहां पे 2 वेक्टर इधर और 1 वेक्टर नीचे दिखेगा, तो ये दोनों वेक्टर कभी कैंसिल होंगे कि ऐड अप हो जाएंगे? क्योंकि दोनों की दिशा सेम है ना। ये देखो ना, 10 भी उधर x भी उधर, तो ये तो ऐड अप हो जाएंगे। मतलब अगर ये बंदा इधर चलेगा तो इसको बारिश कभी भी वर्टिकल नहीं दिख सकती। तो क्या होना चाहिए सर, इसमें यह होना चाहिए कि अगर ये बंदा, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बच्चों, अगर ये बंदा इधर चलना शुरू कर दे x की स्पीड से और अब फिर हम इसके फ्रेम में घुस जाएं, तो इसके फ्रेम में घुसेंगे तो क्या करेंगे बताओ सर, इधर x लगाएंगे। इसको मैं कलर बदल लेता हूं। अगर इसके फ्रेम में घुसेंगे तो क्या करेंगे बच्चों बताओ, अब इधर x लगाएंगे और जो काम यहां करेंगे रेस्ट में लाने के लिए वो यहां भी करना पड़ता है। अब बताओ, अगर ये बंदा खुद को रेस्ट में मान के चलता है तो इसको यहां पर कितने वेक्टर्स दिखेंगे, ये और ये कहता है कि जब मैं इस स्पीड से दौड़ रहा हूं तो मुझे बारिश का केवल यही कंपोनेंट दिख रहा है। इसका मतलब कि ये वाला कंपोनेंट इससे कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 10। और x ही किसकी स्पीड थी बच्चे, इस लड़के की, तो मतलब लड़के की स्पीड क्या है, 10 है। देखो कभी अगर सिंपल सवाल आ जाए, जैसे मान लो पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया कि वेलोसिटी ऑफ रेन दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, और डायरेक्ट पूछ दे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो फिर वहां मैं कहूंगा कुछ भी मत करो ना। क्यों?
यार वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। थीटा कैसे निकालते हैं बच्चों, बार बार बताया कि एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ लेते हैं, तो ये रिलेटिव है, ये वर्टिकल है, ये थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। क्लियर है? हाँ, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं सर, लेकिन इसमें एक चीज बताऊंगा, अपनी एनसीईआरटी में ध्यान सुनना यार। एक क्वेश्चन कहता है ना कि एक बंदा बस स्टॉप पे खड़ा है, मतलब ये बंदा चल नहीं रहा बेटा, ये बंदा चल नहीं रहा, ये जो है वो खड़ा है, ये पता नहीं मेढक सा बने, कोई बात नहीं, ये बंदा किसमें, रेस्ट पे है, और बारिश की कुछ स्पीड है, ठीक है। बारिश तो एक जगह नहीं होती ना सर, बारिश तो हर जगह होती है। सपोज करो मैं यहां बारिश बनाता, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन, और कहता है कि विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग, हवा चलने लगी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो यार ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो हवा का वेक्टर ऐसे दिखा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एयर। तो कहता है इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला। अब एक बात बताओ, ये सवाल रिलेटिव का नहीं है, क्यों? क्योंकि जिस बंदे को छतरी पकड़नी है, या जो बंदा बारिश को देख रहा है, वो चल नहीं रहा बेटा, वो रेस्ट में है, और सर ने बोला था अगर ये बंदा रेस्ट में है तो फिर ये रिलेटिव का क्वेश्चन ही नहीं है बॉस। यहां बताओ सिंपल क्या बोलना है कि देखो सर बारिश हो रही है, और सोच बेटा बारिश में हवा भी चले, तो क्या असर क्या दिखेगा बारिश पे, तो सर इस हवा के कारण ना, बारिश और हवा जब दोनों मिलेंगे तो एक रिजल्टेंट इफेक्ट पैदा होगा, एंड दिस इज द रिजल्टेंट, नॉट रिलेटिव, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट प्रभाव आया, जैसे बेटा अगर बारिश ऐसे हो रही है और हवा भी चलने लगे, तो दोनों मिलेंगे तो ये पेन ऐसे हो जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो कि सर ये तो भाई साहब रेस्ट पे ही हैं, बस ये क्या हुआ कि सर जो बारिश पहले वर्टिकल हो रही थी वो वर्टिकल ही हो रही है, लेकिन हवा के चलने के कारण प्रभाव क्या पैदा हुआ कि सर बारिश भी हो रही है, हवा भी चल रहा है, तो जो इफेक्ट इसको दिखेगा वो ये और ये का कॉम्बिनेशन दिखेगा। और कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने बच्चों को बता रखा है कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जो इसको दिखेगा वो रिजल्टेंट दिखेगा। क्या दिखेगा बेटा? जो इसको दिखेगा वो रिजल्टेंट दिखेगा, और रिजल्टेंट दिखेगा तो हम बोल देंगे कि सर ये जैसे बारिश इसको ऐसे आती दिखेगी तो छाता भी ये ऐसे ही पकड़ेगा, कोई बात नहीं। और मैं आपसे पूछूंगा बेटा इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का की वैल्यू क्या होगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी इसके माथे पे वो आएगी रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ एयर का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर। अच्छा मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं कि छाता इसको कितने एंगल पे पकड़ना है, मान लो मैं ये पूछूं तो आप बोलोगे सर वर्टिकल के साथ थीटा पे बारिश आ रही है, तो छाता तो tan थीटा कैसे निकलेगा बच्चों, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, बताइए सर अगर ये थीटा है तो इसको हम जोड़ लेते हैं सर ऐसे, तो ये हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ एयर हो गया ना बेटा, और ये आपका वेलोसिटी ऑफ रेन है। अब आप खुद पढ़े लिखे हो, बताओ tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एयर की वैल्यू डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ रेन की वैल्यू। और वैल्यू क्यों? क्योंकि एंगल में कभी साइन का कोई रोल नहीं है, तो वी विल ओनली राइट अबाउट द वैल्यूज। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है सर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है रिवर बोट प्रॉब्लम। यार रिवर बोट प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, दो चीजें इसमें दी होंगी पेपर में, सीधी बात करता हूं। एक वेलोसिटी ऑफ रिवर, नदी के बहने की स्पीड, चलो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज यू, एक ये दिया होगा, और एक दिया होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, या सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, मतलब आप समझ लो कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर दिया होगा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर को v मान लेता हूं। पहले ये दो बातें समझ में आ गई सर, एक नदी के बहने की स्पीड u, और एक जो तैरने वाला है, नाव हो बंदा हो जो भी हो, उसकी स्पीड कितनी होगी बताओ, v। अब यहां पे सिचुएशन होते हैं 3-4, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। देखो भैया मैं सिंपल बता दूं, सुनो, नदी हमेशा कहां बहती है, खाली इतना बता दो, नदी हमेशा अप से डाउन की तरफ जाती है, मतलब नदी हमेशा डाउन स्ट्रीम में बहती है। सबको कॉमन सेंस लगाओ बेटा थोड़ा सा, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है नीचे की तरफ, या फिर डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया नदी के साथ, क्योंकि नदी नीचे बहती है। तो इसका अगर आपसे कोई बोलता है डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब कि जिधर नदी जा रही है, और नदी ऑब्वियसली बात है बेटा नीचे ही जाती है। कभी आपने देखा नदी को नीचे से ऊपर चढ़ते हुए, देखे हो कहीं ऐसा कुछ? तो होता ही नहीं ना। तो नदी नीचे जा रही है और बंदा भी उसके साथ जा रहा है, तो यहां पर जो स्पीड होगी बेटा वो v प्लस यू हो जाएगी, दोनों एड अप हो जाएगा। और अगर आप अप स्ट्रीम जा रहे हो, अप स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब तो धारा, तो धारा के आप अप मतलब ऊपर जा रहे हो, तो क्या होगा बताओ बेटा, नदी तो नीचे जाती है और आप ऊपर जा रहे हो, आपको कीड़ा काटा हुआ है भाई साहब, तो नदी ऐसे जा रही है, आप ऊपर जा रहे हो, तो बताओ आपकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कितनी होगी सर? u माइनस वी। अब कई बच्चे पूछते सर ये पता कैसे चलेगा कि v माइनस यू है कि u माइनस वी है? मैं बताता हूं, तुम में और नदी में ज्यादा तेज रफ्तार किसकी होगी बाय डिफॉल्ट? नदी की। तो हमेशा हम लोग बड़े में से छोटे को घटाते हैं बेटा, तो इसलिए u
नदी की स्पीड में से तुम्हारी स्पीड को माइनस किया। तो जब भी कभी अप डाउन स्ट्रीम का कोई सवाल आए और आपसे कोई जैसे बोल दे कि बंदा डाउन स्ट्रीम मतलब नदी के साथ गया, मतलब समझ लो ना, नीचे डाउन मतलब नीचे, नीचे गया नदी तो नीचे ही जाती है यार। तो एल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, एल अपॉन, बस वो भी नीचे जा रहा है, नदी भी नीचे जा रही है, तो स्पीड ऐड हो जाएगा, तो वी प्लस यू। और मान लो अगर वो बंदा अप स्ट्रीम जा रहा है, मतलब वो ऊपर जा रहा है, तो यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में बताओ उसकी स्पीड क्या होगी, यू माइनस वी। तो ये हो गया टाइम इन अप स्ट्रीम, ये हो गया टाइम इन डाउन स्ट्रीम। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है बच्चों? अब एक बात सुनो यार, एक बात बताओ, यहां पे एक लाइन लिखा है अप डाउन, तो मैंने बता दिया। यहां आते हैं सर, यार एक पॉइंट है, बताओ, ये नदी ऐसे जा रही है और बंदा मान लो ऐसे तैरता है, ठीक है, और ये नदी की चौड़ाई है बेटा, और इस चौड़ाई को मैं बोल देता हूं यहां पे डी। मुझे खाली शांति से सोच के बताओ, पहला टॉपिक लिखा है शॉर्टेस्ट पाथ। यार शॉर्टेस्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट का मतलब यही होता है बेटा कि सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, और आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा रास्ता वही होता है जो परपेंडिकुलर होता है। पढ़ा होगा ना कि कोई भी चीज में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ वही होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो बेटा अगर आपसे कभी भी पूछे कि इसको शॉर्टेस्ट पाथ चलना है, तो वो हमेशा नदी के परपेंडिकुलर जाएगा, बिकॉज दिस पाथ इज द बच्चों शॉर्टेस्ट, यही सबसे छोटा रास्ता है। लेकिन इस छोटे रास्ते पे चलने की एक पीड़ा है बॉस। पीड़ा क्या है समझाता हूं। छोटे रास्ते पे चलने की एक पीड़ा है बॉस, ठीक है ना? हाँ, छोटे रास्ते पे चलने की पीड़ा क्या है बच्चों, समझो। मान लो सर मैन की स्पीड v है और रिवर की स्पीड u है, ऐसा लिख दिया मैंने। अब बताओ बेटा, अगर ये बंदा इस रास्ते पे v स्पीड से चल दे और नदी इस तरफ बह रही है u स्पीड से, तो आप बताओ क्या होगा? आप खुद सोचो सर। सर वो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, नदी इधर धक्का दे रही है, तो आपको पता है ना कि जब दो वेक्टर मिलेंगे तो जो इफेक्ट आएगा वो रिजल्टेंट का इफेक्ट आएगा। मतलब कि सर जब भी वो बंदा ये कोशिश करता है कि वो नदी को शॉर्टेस्ट पाथ पे जाए, शॉर्टेस्ट का मतलब वो ठीक परपेंडिकुलर चलेगा, तो ये तो समझ आ गया कि परपेंडिकुलर चलेगा, लेकिन जब वो परपेंडिकुलर चलेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव यही होगा कि सर वो नदी में बह जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा। ड्रिफ्ट क्यों होगा बेटा? क्योंकि सर वो ऐसे पार करना चाह रहा है और नदी उसको इधर धक्का दे रही है, तो पार तो कर लेगा वो, लेकिन वो थोड़ा आगे भी निकल जाएगा, मतलब वो कुछ इस रास्ते पे चला जाएगा। और जितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो एक्स विल बी द ड्रिफ्ट। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बेटा टाइम टू क्रॉस, क्या वो नदी को क्रॉस करेगा? हाँ जी। तो बताओ बेटा नदी को पार करने के लिए कौन सी स्पीड मैटर करती है? तो आप कहोगे सर नदी को पार करने के लिए तो ये वाली स्पीड जिम्मेवार है। तो मैं यही कहूंगा कि जब आप पार करने की बात करेंगे तो इस स्पीड की बात करना, जब बहाव की बात करूंगा तो इस स्पीड की बात करना। तो मैंने अभी बोला पार करने के लिए बताओ टाइम, तुम बोलोगे टाइम ऑफ क्रॉस इज इक्वल टू डी, और ऐसे पार होता है तो ये v है, ओके। और मैं पूछूंगा बेटा ड्रिफ्ट कितना हुआ, तो ड्रिफ्ट का मतलब है कि x में कितना चला। तो बताओ बेटा x में कितना चला, तो x डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब बताओ x में बहाने के लिए कौन सी स्पीड जिम्मेवार है? ये वाली जिम्मेवार है। तो हम बोलेंगे सर x में बहने की स्पीड तो u है, लेकिन टाइम जो होता है वो हर फ्रेम में सेम होता है, तो टाइम तो हम यही वाला यूज कर सकते हैं। तो टाइम को तो हम चाहे तो यही लिख सकते हैं, टाइम टू क्रॉस। मतलब बात समझ आई मैंने क्या बोला? कि जब भी आपसे पेपर में बोले शॉर्टेस्ट पाथ, आप पहले आंखें मूंद के मेरी बात सुनो। जब भी बोले शॉर्टेस्ट पाथ, क्या करना है बताओ? सर सीधा परपेंडिकुलर, दैट्स इट। लेकिन जब परपेंडिकुलर जाएगा तो उसका साइड इफेक्ट क्या आएगा? सर पहला साइड इफेक्ट ये आएगा कि नदी भी बह रही है और वो भी जा रहा है, तो एक उसका रास्ता कुछ टेढ़ा हो जाएगा, रिजल्टेंट में जाएगा वो, ठीक है। और क्या वो नदी पार कर पाएगा? यस सर। पार करने में कितना वक्त लगेगा? तो डी। और जब हम इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्पीड यही वाली लेंगे, बिकॉज ये दोनों स्पीड का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है बेटा। नदी के बहने में और लड़के के तैरने में क्या रिश्ता है? लड़का रुक भी सकता है, थक भी सकता है, सो भी सकता है, नदी रुक, कुछ भी रिश्ता नहीं। लेकिन हाँ, लड़का भी इधर तैरे, नदी भी इधर जाए, तो जो प्रभाव दिखेगा लड़के को थोड़ा टेढ़ा। क्यों? लड़का ऐसे जाना चाह रहा है और नदी इसको आगे धक्का कॉन्स्टेंटली दे रही है, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ड्रिफ्ट भी होगा और क्रॉस भी करेगा, और टाइम सेम होता है, इसलिए टाइम हम लोग यहां से निकालेंगे। और बस यहां पे लर्निंग क्या थी कि जब हम ड्रिफ्ट की बात, जब हम क्रॉस की बात करेंगे तो ये वाली स्पीड लेंगे, जब हम बहने की बात करेंगे तो ये वाली स्पीड जिम्मेवार है, ठीक है सर। नेक्स्ट सुनो बेटा, नेक्स्ट है जीरो ड्रिफ्ट। अब मेरी बात सुनिए सर, जीरो ड्रिफ्ट क्या है
कि ये बंदा चाहता है कि मैं ए से चलूं और बी पर पहुंचूं, मुझे कोई बकवास नहीं चाहिए, मुझे ए से बी पहुंचना है। अब यार तुम लोगों को पता है कि अगर वो बंदा सीधा जाएगा तो नदी उसको बहा करके उधर लेती जाएगी, दिख रहा होगा आपको, नदी तो ऐसे बह ही रही है ना बेटा। तो आप खुद बताओ कि इसकी चाहत शॉर्टेस्ट वॉटेस्ट नहीं, ये चाहता है कि मैं सीधा पहुंच जाऊं, तो अगर ये सीधा ही चलेगा तो नदी इसको बहा के कहीं और ले जाएगी, तो ये पहले से ही थोड़ा तिरछा आ जाएगा ताकि नदी बहाते बहाते भी इसको सीधा करके यहीं पहुंचा दे। तो अगर इसको जीरो ड्रिफ्ट करना है तो ये नदी की दिशा के थोड़ा उल्टा से तैरना शुरू करेगा। अब बताओ ये ऐसे तैरना शुरू करेगा, तो जब ये ऐसे तैरना शुरू करेगा तो मैं फट से इसके कंपोनेंट ब्रेक कर लूंगा, मैं बोलूंगा दिस कंपोनेंट इज v cos थीटा और मैं बोलूंगा दिस कंपोनेंट इज v sin थीटा। वेक्टर में कंपोनेंट फटाक से खोल लेना चाहिए। क्लियर है बस? अब बताइए मैं आपसे यहां यह पूछ रहा हूं कि क्या यह बंदा अब ड्रिफ्ट करेगा? नो सर। क्यों? क्योंकि सर ये टेढ़ा चला था, तो नदी इसको बहाते 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 जब तक यहां पहुंचेगा तब तक ठीक है। मतलब जीरो ड्रिफ्ट के लिए पहली शर्त क्या है बताओ? जीरो ड्रिफ्ट के लिए पहली शर्त यह है कि स्विम करना पड़ेगा अगेंस्ट द रिवर एट एंगल थीटा, नदी के खिलाफ किसी थीटा एंगल पे आपको तैरना पड़ेगा। नदी के थोड़ा खिलाफ आपको थीटा एंगल पे तैरोगे तो नदी आपको करते करते वहीं पहुंचा देगी, तो जहां से चले थे आप ठीक सामने पहुंच जाओगे। अब जब भी आप नदी के खिलाफ जाओगे तो दो कंपोनेंट खुलेंगे। अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि बेटा टाइम टू क्रॉस कितना है, तो क्रॉस के लिए फट से बोलोगे डी, क्योंकि भैया क्रॉस के लिए तो यही जिम्मेवारी तो डी है। और क्रॉस की जब बात करेंगे तो ये डिस्टेंस है तो स्पीड भी ये लेना है, तो डी बाई वी कॉस थीटा। और चूंकि यहां आपको पेपर में कह रहा है कि भैया जीरो ड्रिफ्ट जीरो ड्रिफ्ट जीरो ड्रिफ्ट, मतलब वो एक्स में मूव ही नहीं कर रहा, वो खाली क्रॉस करके यहां पहुंच जाएगा, तो जीरो ड्रिफ्ट का मतलब यह है कि ये वाली वेलोसिटी इससे कैंसिल हो रही होगी, मतलब वी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू यू। क्योंकि बेटा जीरो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है बताओ? कि एक्स में वो मूव ही नहीं कर पा रहा, और एक्स में मूव नहीं कर पा रहा इसका मतलब, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि एक्स वाली वेलोसिटी का नेट जीरो आ रहा होगा, दैट्स इट। और क्या है? पहला शॉर्टेस्ट पाथ, दूसरा जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट का मतलब नदी इधर जा रही है तो मैं पहले से ही थोड़ा टेढ़ा होकर तैरूंगा इधर, ताकि नदी सीधी करते करते हुई सीधा करे तो मैं सीधा जहां से चलाऊं ठीक सामने पहुंच जाऊं, तो जीरो ड्रिफ्ट। तीसरा मिनिमम टाइम। यार एक बात बताओ, टाइम इज मिनिमम व्हेन स्पीड इज मैक्सिमम। सबको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और टाइम मिनिमम तब होगा जब स्पीड मैक्सिमम होगा, सबको पता है। अच्छा, स्पीड मैक्सिमम कब होगा बेटा? जब उसका कोई भी कंपोनेंट ना खुले, मतलब नो कंपोनेंट ऑफ द स्पीड। एक बात बताओ यार, अगर स्पीड के दो कंपोनेंट खुल गए तो स्पीड मैक्सिमम हुई कि बट गई? बट गई ना, सोच के देखो। जब तक मुट्ठी बंधी है तो ताकत है, कंपोनेंट खुल गया, मुट्ठी खुल गई तो डिस्ट्रीब्यूट होगी ना वेलोसिटी। तो मतलब अगर यह बंदा चाहता है कि मैं मिनिमम टाइम में पहुंचूं, तो मिनिमम टाइम में पहुंचने का एक ही तरीका है कि सर वेलोसिटी को मैक्सिमम रखना है, स्पीड को। और स्पीड मैक्सिमम तभी होगा जब उसका कोई भी कंपोनेंट ना खुल सके, और कोई भी कंपोनेंट तभी नहीं खुल सकता है जब वो परपेंडिकुलर टू द रिवर मूव करे। क्योंकि बेटा अगर वो नदी के परपेंडिकुलर ऐसे मूव कर देगा तो आप खुद सोचो इसका कोई कंपोनेंट आप खोल पाओगे? क्योंकि खोलोगे भी तो v cos 90 जीरो हो जाता है। अरे v cos 90 तो जीरो हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपसे बोले कि मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो या कैसे बोलोगे? टाइम मिनिमम, तो मिनिमम टाइम तब होता है जब स्पीड मैक्सिमम हो। स्पीड मैक्सिमम कब रहती है? जब मुट्ठी बंधी हो, मतलब कोई कंपोनेंट ना खुले। और कोई कंपोनेंट कब नहीं खुलेगा? जब वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जाएगा। और जब परपेंडिकुलर जाएगा तो हमने अभी केस पढ़ा है कि सर जब परपेंडिकुलर जाएगा तो आगे कहानी में फिर समझ में आएगी कि सर अगर ये परपेंडिकुलर जाना शुरू करेगा तो फिर ये नदी इधर है, ये जा इधर रहा है, तो इसके प्रभाव से ये थोड़ा टेढ़ा जाएगा। सर ये थोड़ा टेढ़ा जाएगा तो कुछ ड्रिफ्ट भी होगा। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि टाइम टेकन टू, ये तो पिछला ही हो गया, टाइम टेकन टू क्रॉस बताओ, तो क्रॉस का मतलब ये डिस्टेंस जो कि डी था, तो डी बाई, और आप ये डिस्टेंस लोगे तो स्पीड भी यही वाली लोगे तो आप वी ले लोगे। और अगर आपसे पूछ दे कि भैया ड्रिफ्ट कितना होगा, तो ड्रिफ्ट का मतलब एक्स का डिस्टेंस, तो एक्स की स्पीड कितनी है, तो एक्स की स्पीड तो यू है बस। और टाइम तो यही टाइम, क्योंकि टाइम तो कभी फ्रेम डिपेंडेंट नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल वही हो गया जिसमें ये सवाल था, याद है? शॉर्टेस्ट पाथ सीधा, मिनिमम टाइम सीधा, क्योंकि मिनिमम टाइम तभी होगा जब वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट ना खुले। क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली, देखो पहले प्यार से क्वेश्चन बनाओ। अ पर्सन स्विम्स इन अ रिवर एमिंग टू रीच एग्जैक्टली द ऑपोजिट साइड।
इसका ख्वाब है कि बिल्कुल ये सामने पहुंच जाए। अच्छा, हिज स्पीड ऑफ स्विमिंग इज दिस, ठीक है। नदी मान लो इधर बह रही है u स्पीड से। अब बताइए अगर इसको सीधा पहुंचना है, तो अभी मैंने बताया था, रिकॉल करो, सीधा पहुंचना है तो ये इधर जाएगा या नदी के थोड़ा अगेंस्ट जाएगा। तो आप बोलोगे सर अगेंस्ट, तो मान लो ये बंदा इधर 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तैरेगा, क्योंकि नदी का अगेंस्ट, और कितने एंगल पे तैर रहा है 120, और कह रहा है कि सर ऐसा होने पर ये बिल्कुल यहां से यहां पहुंच गया। बताओ मैंने क्या सिखाया था कि जब भी आपको एंगल दिखे तो ये 120 है, तो ये कितना होगा बताइए 60। और अब फटाक से पहले दो कंपोनेंट खोलो, तो 5/10 cos 60, और ये हो जाएगा बच्चों 5/20 मतलब 1/4 मीटर पर सेकेंड। और इधर वाली स्पीड क्या होगी बेटा बताओ, ये होगा 5/10 cos 60, तो ये होगा sin 60। sin 60 कितना होता है बोलो, √3/2, तो ये हो जाएगा √3/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक कह रहा हूं बच्चों। अब बताओ सर कहता है कि ये बंदा सीधा पहुंच रहा है, तो सीधा पहुंचने का मतलब मैंने आपको यही बताया था कि ये वाली स्पीड इससे कट रही होगी, तभी तो ये बिल्कुल सीधा पहुंचेगा। मतलब कि चूंकि यहां जीरो ड्रिफ्ट है, इसलिए हम तुरंत बोल सकते हैं कि जो u होगा वो 1/4 के बराबर होगा। 1/4 का मतलब हुआ 0.25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा मेरी बात? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। द स्पीड ऑफ द बोट इज 5 किलोमीटर। देखो मैंने अभी बोला था ना, स्पीड ऑफ द बोट, तो वेलोसिटी ऑफ बोट जिसको हम v मानते हैं वो हमारा है 5 किलोमीटर पर आवर। नदी की चौड़ाई है 1 किलोमीटर। अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल। यार शॉर्टेस्ट पाथ का मैंने अभी फंडा बताया था कि शॉर्टेस्ट पाथ मतलब परपेंडिकुलर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल इन 15 मिनट्स, तो जो उसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है वो यही है सर, यही डी है। तो कहता है सर कि इट क्रॉसेस द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब वो बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ के जरिए पार कर गया बॉस, मतलब यहां से चला और बिल्कुल इसको ऐसे ऐसे पार कर गया वो शॉर्टेस्ट पाथ को, अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में पार कर गया। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कैसे निकालोगे बेटा बताओ? तो यार वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखा है, डी दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है सर 15 मिनट्स। तो बताइए गुरु आप वेलोसिटी ऑफ रिवर कैसे निकालोगे? इसको यू मान लेते हैं। बताओ बेटा कैसे करेंगे इसको, सोचो क्या कहता है, पढ़िए। द स्पीड ऑफ बोट इज 5, इट क्रॉसेस द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल। मतलब बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ से ही पार कर गया। तो अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ से ही पार किया है तो जाहिर सी बात है बंदा कुछ इधर तैरा होगा, इधर कितनी स्पीड से, 5 की स्पीड से, और मान लो थीटा एंगल पे कूद गया होगा। तो थीटा पे कूदा होगा तो हम बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब है कि ये वाली वेलोसिटी 5 cos थीटा रही होगी, और ये वाली वेलोसिटी जो रही होगी वो 5 sin थीटा। अब कहता है कि शॉर्टेस्ट पाथ इसने 15 मिनट में पार कर लिया, मतलब टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट को सेकंड में कर, टाइम इज इक्वल टू, नहीं आवर में कर लेते हैं ना क्योंकि यहां पे सब आवर, 15/60 टाइम इज इक्वल टू, पार करने की बात है तो डिस्टेंस लेंगे 1, और पार करने की बात है तो स्पीड लेंगे 5 cos थीटा। मतलब कि सर 15 चौके 60, 1/4, तो cos थीटा जो आया वो 4/5 आया, और cos थीटा 4/5 होता है बच्चों, याद रखना है, थीटा इज 37 डिग्री। मतलब ये 37 डिग्री पे कूदा था। ये समझ में आ गया सर? क्योंकि इसने कहा है कि क्रॉसेस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, बिल्कुल शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग ही पार कर गया ये। तो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग चला नहीं, पार ही कर गया। इसका मतलब इसने थोड़ा टेढ़ा कूदा होगा ताकि शॉर्टेस्ट पे निकल जाए। तो थीटा आ गया। जब थीटा आ गया तो मुझे पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब ये हो गया बेटा कि इसका जीरो ड्रिफ्ट है। और जीरो ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है बताइए? तो जीरो ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि सर ये जो 5 sin थीटा है ना, sin थीटा को मैं sin 37 लिख देता हूं ना, 5 sin 37 जो है ना वो u के बराबर रहा होगा। sin 37 इज 3/5, तो u इज 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन इज सॉल्व। तो u इसका आ गया ना सर, रिवर की स्पीड आ गई। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20, द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, समझ रहे हो? द स्पीड ऑफ रिवर वाटर मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा, v इज 20, रिवर वाटर का मतलब u इज 10,
एंड ही विशेस टू क्रॉस द रिवर। अब देखो यार, फिर वही बात आ गई, ही विशेस टू क्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब ये चाहता है कि मैं शॉर्टेस्ट पाथ से रिवर को पार कर लूं, मतलब ये चाहता है बिल्कुल सीधा पहुंचना। तो जल्दी बताओ, अगर ये सीधा पहुंचना चाहता है तो क्या ये सीधा ही तैरेगा या थोड़ा नदी के उल्टा जाएगा? सबको पता चल चुका है कि सर ये नदी के थोड़ा उल्टा जाएगा। क्यों नदी के उल्टा जाएगा? तो नदी इसको बहाते बहाते सीधा करके पहुंचा देगी। ये इस पे तब से चर्चा हो चुका है, क्योंकि इसने यहां ये नहीं लिखा है कि स्टार्टेड मूविंग अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, कहता लिखा है कि ही विशेस टू क्रॉस अलोंग द, मतलब वो चाहता है बिल्कुल सीधा चल जाए, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है सीधा जाना है। तो सीधा अगर जाना चाहते हो भैया तो तुमको थोड़ा नदी के ऑपोजिट समझ रहे हो यार। फट से कंपोनेंट खोलो, 20 कॉस, ये खोलो 20 साइन। अब बताओ सीधा जाना चाहता है, इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी में कोई दम ही नहीं है, क्योंकि अगर ये वाली वेलोसिटी होती बेटा तो उसको एक्स में भी थोड़ा मूव करा देती ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ आ गया, और अगर साइन थीटा हाफ आए तो थीटा कितना डिग्री हो गया बताइए? 30 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां तक अगर आपने कर लिया तो इसके बाद प्रीवियस एक बार देख लो, बहुत ज्यादा है ये रिवर बोट और रेनमैन कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में जिसमें कि फिर एक टॉपिक को निपटा देंगे। तब तक पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, और अच्छे से मेहनत कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाइए। बाय।